उतना ही उठाना जितना जरूरत हो। वॉलेट में, अरे वाह मेरे जिगरे, ये लो रख देता हूँ, थोड़े बहुत पैसे रख देता हूँ। तो चलो एक बार वापस से हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं इसका क्या है। फॉर्मेट में बताओ कितनी मेजर मेजर एक्टिविटीज थी, बताओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हमें बनाना है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय कितनी मेजर एक्टिविटीज हमें चेक करनी है, बताओ। 3। कौन कौन सी? पहली वाली कौन सी है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर इसमें जो भी हमें करना होगा, इसका जो भी हमारा आंसर आएगा, फाइनल आंसर जब हमारा आएगा, तो चाहे तो वो किस में आ सकता है बच्चों? पॉजिटिव में आएगा तो क्या लिखते थे, बोलो? नेट, अरे बोलो ना यार, क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पॉजिटिव आंसर होगा। नेगेटिव होगा तो क्या लिख देंगे? नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर इसी तरीके से फॉर्मेट में और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, बताओ। सर दूसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हमारे पास है इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सर ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये आपका और आगे जाएगा। सर इसमें भी आंसर दो पार्ट में आ सकता है, बोलो यार, बोलो कौन कौन सा पार्ट में आएगा? सर पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। मान लो इसमें निगेटिव आ रहा है, इसमें निगेटिव आ रहा है, तो क्या लिखोगे? नेट, जो भी आंसर आया इसका, नेट कैश यूज्ड इन कौन सा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर ये भी समझ में आ रहा है। इन्वेस्टिंग अगर निगेटिव में आएगा तो जो फिगर लिखेंगे हम लोग वो ब्रैकेट में लिखेंगे। सर मान लेते हैं तीसरी एक्टिविटी हमारे पास कौन सी है, अश्विनी भाई बोलो यार। तीसरी एक्टिविटी किसके ऊपर चर्चा करनी है हमें? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है हमारे पास, सी। तो सी एक्टिविटी का नाम क्या होगा हमारा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर इसमें आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, बोलो यार। और आज हम लोग कई पैरामीटर्स में बात करेंगे कि पॉजिटिव दिखना अच्छा है खराब है, क्या उससे सोचा जा सकता है। और एक बात लास्ट क्लास में मैंने बताई भी थी, आज भी बता देता हूं कि 90% टाइम जो बच्चों का ज्यादातर लगता है, अगर 70 का रेशियो रखो, पहले चलो इसका फॉर्मेट कंप्लीट करा देता हूं फिर बताता हूं। जैसे अगर इसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्रॉम, फ्लो फ्रॉम भी बोल सकते हो, फ्रॉम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सही है, बोलो यार फटाफट से। अब जानते हो ये तीनों एक्टिविटीज का जब आप निकाल लोगे, ए बी और सी, आपका टाइम जो ज्यादा खर्च होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, आज भी बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर समय आपका ऑपरेटिंग में जाएगा 70% योर टाइम, और बाकी इन दोनों एक्टिविटी में सिर्फ कितना जाएगा? 30%। एनर्जी ऐसे वेस्ट होगी आपकी, 70% इसके लिए चली जाएगी, 30% में हो जाएगा। ये बहुत इजी है, ये दोनों बहुत इजी है। सर कैसे छांटते हैं, पिछले क्लास में मैंने समझाया था छांटने का तरीका, आज एक बार दोबारा बता देता हूं। सर इन दोनों तीनों एक्टिविटी को निकालने के बाद फिर क्या किया जाता है, बोलो यार। इन तीनों को निकालने के बाद फिर से क्या किया जाता है, बताओ फटाफट से। इसी के नीचे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, बोलो यार झटपट बोलो। सर इन तीनों का नेट करना है, ए प्लस बी प्लस सी करना है। ये ए प्लस बी प्लस सी, ये जो हमारे पास नेट आएगा बच्चों, इसी को हम लोग, अगर हमारे पास फेवरेबल आंसर आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बोलेंगे, बोलो हाँ या ना। यही तो बोलेंगे, नेट कैश इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अंदर क्या क्या करना होगा? ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों एक्टिविटी से जितना पैसा आ रहा होगा वो। अब बताओ इसके बाद वाला स्टेप बताओगे क्या है, बोलो। इसके बाद वाले स्टेप में क्या ऐड करना होगा?
ओपनिंग बैलेंस किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो जब ये जुड़ जाएगा तो हमारा जो फाइनल आंसर है जिसका इंतजार हम कर रहे हैं, वो आंसर हमारा एग्जाम में हमको पहले से पता होगा कि यही आंसर आने वाला है, तो ज्यादा इफ बट करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो सर कहां पे आ जाएंगे, सर ये आ जाएंगे हम लोग जो हमारा एंडिंग या क्लोजिंग बैलेंस जिसको आप बोलते हो, क्लोजिंग बैलेंस। सर किसका क्लोजिंग बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। यानी फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या फाइंड करना होगा, ऑपरेटिंग। सेकेंड स्टेप पे हमें क्या फाइंड करना होगा, बोलो यार। सेकेंड स्टेप पे हमें क्या फाइंड करना होगा, इन्वेस्टिंग। फिर उसके बाद क्या फाइंड करना होगा, फाइनेंसिंग। फिर उसके बाद हमारा वो टॉपिक कहां चला जाएगा, क्लियर है। अरे बोलो यार, इसमें हम लोग ओपनिंग करने के बाद हमारा आंसर अगर ये मैच कर गया, ये आंसर और हमारा वहां पे क्वेश्चन में जो रहेगा वो डाटा हमारा मैच कर गया, इसका मतलब ऑन द स्पॉट हमको पता है कि हमारा आंसर एकदम सही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। अब सर आप हमें एक बात बता दीजिए कि हम कैसे चीजों को छाटेंगे, कैसे पता करेंगे कि कौन सी चीज कहां पे दिखाई जाती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो आमतौर पे सबको पता है कि जहां पैसे लगाए जाते हैं, जहां पैसे लगाए जाते हैं कमाने के लिए, उसको हम लोग इन्वेस्टिंग बोलते हैं। जैसे कोई भी धंधा ऐसा नहीं होगा बच्चों जहां बिना लगाए पैसा आएगा, तो हम बोलते हैं ना पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना होता है। तो पैसा लगाते कहां कहां है आप, जैसे अगर मान लो मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है, तो फैक्ट्री में पैसा कहां कहां लगेगा, सबसे पहले जहां फैक्ट्री खुलेगी वहां के लिए लैंड परचेज होगी, वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। अरे बोलो यार, वहां पे बिल्डिंग्स बनवाई जाएगी, वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। सर वहां पे मशीनें लगेंगी, वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। तो क्या यहाँ पे पैसा लग रहा होगा, बोलो हाँ या ना। सर यहाँ पे हम बार बार क्या कर रहे होंगे, परचेस कर रहे होंगे, तो यानी ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को दिखा रहा है। कुछ जगह हम कमाने के लिए, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, शेयर्स में पैसा लगा दिया, ताकि अगर मान लो कल को मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम भी आती है तो मैं दूसरे जगह अगर इन्वेस्ट करूंगा तो वहां से कुछ रिटर्न हमारा आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे बोलो यार फटाफट से, चलो आ जाओ इधर। सर कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आप पुरानी वाली बैलेंस शीट देख लो। पुरानी वाली बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम होते थे, आप लोग ने वर्टिकल पढ़ी थी, और हम लोग इसको कैसे पढ़ाने जा रहे हैं, थोड़ा सा हॉरिजेंटल करने जा रहे हैं। ये पोर्शन पूरा आपका किसका है, बोलो यार, लायबिलिटीज का। ये पोर्शन पूरा कौन सा है, अब ध्यान से सुनना। एज पर आपकी कंपनीज एक्ट में जो आपको बैलेंस शीट पढ़ाई गई है, उसमें तीन चीजें आती थी। कौन कौन सी तीन चीजें आती हैं बताओ, तुम जल्दी से बताओ। सर एक आता है ना हमारे पास, एक आता है हमारे पास शेयर होल्डर फंड, ठीक है। इसके अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस आता है, दो बातें आती हैं। लिख दूं क्या, छोटा सा लिख दे रहा हूं, शेयर कैपिटल, और एक बात आती है इसमें रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, ये लिख दिया। सर दूसरा बड़ा नाम इसमें आता है कौन सा, नॉन करेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज आपके लिए सबसे बड़ा पार्ट आता है इसमें, एनसीएल जिसको बोलते हैं। और एक पार्ट हमारा किसका होता है बच्चों, अब एक बात बताना मुझे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे एक एनसीए होता है और एक क्या है, सीए, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब ध्यान से सुनना, एक देखो मैं ये नहीं कह रहा कि यही एक तरीका होगा भाई, अभी जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी बातें करेंगे। कुछ टॉपिक है अगर आप जाओगे, जो बच्चे थोड़ा आगे पीछे पढ़ के रखे हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसको बेसिक एक नजरिया है कि कैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं। जैसे कई चीजें हैं, अब मैं बोल देता हूं, ऐसा नहीं है कि उसका आगे इंटरलिंक नहीं, लेकिन दो पॉइंट की वजह से हम पूरा बेस अपना खराब नहीं करेंगे। जैसे गुडविल किसका पार्ट होती है, बोलो यार, गुडविल किसका पार्ट होती है बोलो। लेकिन जानते हो गुडविल अगर कम होगी पिछले साल से तो हम उसे राइट ऑफ मानेंगे और वो ऑपरेटिंग का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर वही गुडविल अगर बढ़ जाएगी तो वो किसका पार्ट मानी जाएगी, इन्वेस्टिंग का। तो दो चार चीजों के लिए अपने कंसेप्ट को ब्रेक नहीं करते हैं, पहले एक साधारण नियम समझते हैं कि कौन सी चीज कहां जाती है ब्रॉड वे में। जितनी भी नॉन करंट एसेट्स होती है बच्चों, जितनी भी नॉन करंट एसेट्स होती है, ध्यान से सुनना। यानी नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या हुआ, अरे बोलो यार, नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या हुआ, जल्दी से बोलो पीछे। नॉन करंट का मतलब जो ऐसी एसेट जो बिजनेस में एक साल से ज्यादा के लिए रखी हुई, अगर इसमें कोई भी चेंज आता है, इसमें कोई भी मूवमेंट आता है, तो सर ये किस एक्टिविटी में कंसीडर किया जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर ये मूवमेंट क्या होता है,
मूवमेंट क्या होता है? क्या मूवमेंट देखना चाहते हो? मूवमेंट किसको कहते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं फिर से, तुमको भी कराया हुआ है, एक बार आज इनको भी करा देते हैं, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, बैलेंस शीट हमारे पास हमेशा 2 कंसेक्यूटिव ईयर की बनती है। अरे बोलो यार जल्दी से, कंसेक्यूटिव ईयर की बनती है ना? अच्छा एक बात बताना मुझे, सर कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए बनती है, मान लेते हैं ये है 2024 और ये है 2023, ये करंट ईयर बोला जाएगा और ये कौन सा ईयर बोला जाएगा? अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कैश फ्लो पे इसका इफेक्ट क्या आ रहा होगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इसका इफेक्ट क्या आ रहा होगा? इनफ्लो बोलेंगे या तो आउटफ्लो बोलेंगे? आप लोग दो ही आंसर दे सकते हैं, इनफ्लो या आउटफ्लो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कुछ करंट लाइबिलिटीज के नाम दे देता हूं मैं, ठीक है? करंट लाइबिलिटीज में सबसे अच्छा नाम होता है सर किसका? क्रेडिटर। सर और क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म, अरे बोलो ना यार, शॉर्ट टर्म लोन। क्योंकि मुझे एक कंसेप्ट इससे भी पढ़ाना है तो मेरा दोनों काम चल जाएगा, एक ही जगह पे चल जाएगा। सर एक चीज आप और बताइए, सर मान लेते हैं करंट एसेट्स, कुछ नाम बताओ यार करंट एसेट्स के। जैसे सर सबसे एग्जांपल में तो ना डेटर्स है, और सर क्या हो सकता है? स्टॉक, इन्वेंट्रीज जिसे बोलते हो, स्टॉक भी तो करंट एसेट है आपका, बोलो ना यार फटाफट से। अच्छा अब देखो मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं और आप इससे क्या इंटरप्रिटेशन लगा रहे हो। जैसे मान लो पिछले साल हमारे पास 1 लाख रुपए के क्रेडिटर्स दिख रहे थे। कितने के क्रेडिटर्स दिख रहे थे? 1 लाख रुपए के। अब वो क्रेडिटर्स हमारे पास हो गए 60,000 के। इस साल करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना क्रेडिटर का दिख रहा है? सिर्फ 60,000 रुपए, ठीक है? सर इसी तरीके से शॉर्ट टर्म लोन था, पिछले साल हमारे पास 80,000 का खाली शॉर्ट टर्म लोन था, इस साल 1,20,000 का लोन हमारे सर पे। मैं पूछूंगा एक एक करके कि तुमको क्या समझ में आ रहा है कि तुम्हारे बिजनेस में इनफ्लो है या आउटफ्लो है, और इससे एक कंसेप्ट मैं ऑपरेटिंग का भी इंटर रिलेटेड करके पढ़ाऊंगा, वहां पे भी फायदा करेगा। सर एक एग्जांपल दीजिए डेटर्स के ऊपर। डेटर्स मान लो हमारे पास है, सर पिछले साल ना हमारे पास डेटर कितने का दिख रहा था? 1 लाख का। सर इस साल कितने का दिख रहा है? सिर्फ 75,000 का। डेटर्स कौन होता है? जो आपको पैसा देता है, ठीक है? अब एक बात बताओ, पिछले साल आपके पास स्टॉक दिख रहा था सिर्फ 50,000 का, इस साल आपको स्टॉक दिख रहा है 80,000 का। आई होप, पता है मैं, जो बच्चे दूरदर्शिता रख रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा, मैंने हर वैरायटी का सेगमेंट इसमें डाल दिया। अब आपको जवाब देना है कि सर देखो मैं रटवाने को होगा ना, मैं भी रटवा सकता हूं, रटवाना बहुत इजी काम है इस जीवन में। रटन विद्या से दूर रहो जितना दूर रह सकते हो, और खासकर अकाउंटेंसी एक कंसेप्चुअल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसमें जितना अच्छा कंसेप्ट होगा उतना अच्छा नींव होगा, उतना अच्छा बेस होगा, आगे चल करके प्रॉब्लम्स कम आएगी। आप खुद बताओ कि पिछले साल मेरे पास क्रेडिटर दिख रहा था 1 लाख रुपए का, इस बार मेरे पास क्रेडिटर दिख रहा है 60,000 रुपए का। क्या कोई जादू हो गया होगा, या मेरे ऊपर उनको कोई दया आ रही होगी? वाह दीपक जी, आपके ऊपर ना दया आ रही है, 60,000 अब देना, 40,000 मत देना। ऐसे छोड़ेगा क्या यार वो मुझे? हम यह आमतौर पे मानेंगे कि वो लाइबिलिटी मेरी कम इसलिए हो गई होगी क्योंकि मैंने पैसा दे दिया होगा। मानते हो? और पैसा दिया होगा तो बताओ ना यार, तुम ही बताओ क्या होगा? 40,000 का इनफ्लो या आउटफ्लो? तो अगर आउटफ्लो है तो पॉजिटिव में दिखाऊं या निगेटिव में दिखाऊं? निगेटिव में। क्या मैं ये ऐसा साइन लगा दूंगा तो बात बन जाएगी? बोलो हाँ या ना। सर ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सर ये इंडिकेट कर रहा है आउटफ्लो। पक्का 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 पक्का। अभी इस पे एक लॉजिकल चीजें भी पढ़ानी है आगे चल करके, इसको समझे रहना। सर मान लेते हैं पिछले साल कितने का अपने पास लोन दिख रहा था? 80,000 का। इस बार लोन हो गया अपने पास 1,20,000 का। सर दो हमारी जो बैलेंस शीट है, सर ये डाटा कहां से उठा रहे हैं आप? सर ये डाटा हम उठा रहे हैं अपनी बैलेंस शीट से, और बैलेंस शीट बनती है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सर इस दिन 31 मार्च 2023 में 80,000 की लाइबिलिटी दिख रही थी, आज लाइबिलिटी दिख रही है 1,20,000। ऐसा क्या किए मालिक कि ये बढ़ गया और लोन ले लिए? अच्छा सर लोन लेना, अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिव भूले तो नहीं हो? हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं पहले ये बताओ? कैश फ्लो। लोन लेकर के पैसा आ रहा है आपके पास। सर अब ध्यान से सुनना, ये कितने रुपए आपके पास आ रहे हैं बच्चों? यहाँ पे कितना पैसे आ रहा है? तो 40,000 पॉजिटिव है या निगेटिव है? सर ये 40,000 पॉजिटिव है, तो इसको इनफ्लो बोलेंगे या आउटफ्लो? सर इसको बोलेंगे इनफ्लो। क्या मेरी बात यहां तक की समझ में आ रही है क्या? अरे बोले यार कच्चा पक्का या पक्का कच्चा? पक्का पक्का बोला ही नहीं था।
चलो अच्छा, इधर देखो, 1 लाख से 75,000 आ गया, डेटर था। पहले डेटर हम कह रहे थे, चिल्ला रहे थे, अभी 1 लाख रुपया लेना है, अभी 1 लाख रुपया लेना है। अब सिर्फ बोल रहे हैं सिर्फ 75,000 लेना है। क्या हुआ इसका मतलब? 25,000 रुपया हमने ले लिया होगा। ये इनफ्लो इंडिकेट कर रहा है। सर इनफ्लो कितना आया होगा? 25,000 का इनफ्लो है। पक्का पक्का। अब एक बात बताओ, 50 से 80 हो गया। 50 से 80 होने का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब आपके पास स्टॉक पिछले साल सिर्फ 50,000 तक का रखा था, इस बार स्टॉक 80,000 का रखा है। स्टॉक कैसे आता होगा सर? ऐसा भी मान सकते हैं कि उधार आ रहा हो, लेकिन आमतौर पे अगर हम सिर्फ इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो के एंगल से सोचें तो ऐसा हो सकता है ना कि 50,000 से 80,000 का, इसका मतलब हमने पेमेंट करी होगी कितने रुपए की? अरे बोलो यार, 30,000 का हमारे पास से पैसा गया होगा, और जब पैसा गया होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटफ्लो। एक कंसेप्ट समझना है बच्चों, आगे चलकर मैं इसी कंसेप्ट में आपको यूज करूंगा। सीए एंड सीएल का कंसेप्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्या कंसेप्ट? इधर देखो, यहां पे मैं दिखाते भी चलूंगा। यहां पे देखना, पिछले साल से इस साल जो सीएल है वो क्या हो गया है? डिक्रीज हुआ है। मतलब आप ये कहना चाहते हो सर, सीएल अगर डिक्रीज कर रहा है तो कैश फ्लो का इफेक्ट क्या आ रहा है बच्चों? ये भी डिक्रीज कर रहा है। मतलब कैश फ्लो पे इफेक्ट भी क्या आ रहा है? ये भी क्या कर रहा है? ये कैश फ्लो का इफेक्ट है बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट का इफेक्ट है। अगर ये गिरा तो ये भी गिरेगा। सर ये देखिए ना, यहां पे लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब इनफ्लो हो रहा है। बोलो हाँ या ना यार? सीएल अगर आपका बढ़ रहा है तो ओवरऑल आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर असर भी क्या आएगा? ये भी बढ़ेगा। अब इसके अलावा सर सीए जो है हमारे, सीए हमारे इधर देखो, सीए पिछले साल से देखो कम हुए थे या ज्यादा हुए थे? कम हो गए थे। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हुआ था? नेट इफेक्ट क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था। क्लियर है? प्लस करेंगे इसको। सर यही सेम चीज स्टॉक पिछले साल के कंपैरिजन में अभी देखोगे तो ये देखो ना, सीए जो है हमारा अगर ज्यादा हो जाता है तो हमारा ओवरऑल इफेक्ट क्या आता है? डिक्रीज हो जाता है। सर भूल गए तो इसके लिए क्या तरीका दिया था? हाँ, एक एक सबसे बढ़िया रिलेशनशिप बताई थी मैंने, डायरेक्ट रिलेशनशिप और, हाँ जी, एक रिलेशनशिप होती है सीए के साथ, हमेशा याद रखना इनवर्स रिलेशनशिप होगी, और इसके साथ सीएल के साथ डायरेक्ट। ठीक। सर क्या सीएल बढ़ा, ओवरऑल आंसर में सीएफएस के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा? और ये यूज भी करेंगे अभी हम लोग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका इस्तेमाल करेंगे, दिखाऊंगा कहां पे। सीएल कम हुआ, बोलो यार, सीएल कम हुआ तो ये भी क्या हुआ? डिक्रीज। सीए अगर बढ़ा, सोचो सीए बढ़ा या सीए घटा, सोचते रहना। सीए बढ़ा तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? और इसमें क्लियर है? बोलो हाँ या ना? इसको कुछ बच्चे ऐसा भी कोरिलेट करते हैं सीए और सीएल में, मैंने बोला भी था, दुनिया में हर कोई अगर सीए बनने लग गया तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। यार हम लोग कौन है? अभी अकाउंटेंट है। ऐसा मनाना नहीं है ना, मैंने ये नहीं बोला था ऐसा मनाना मत कि कम सीए बने, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। कम सीए हुए तो बाकी अकाउंटेंट्स का मांग बढ़ेगा मार्केट में। और सीए का जस्ट उल्टा किस पे चलता है भाई? जैसे भी तुमको अच्छा लगे, जैसे तुम्हारा तैयार हो जाए वैसे तैयार करो। क्लियर है? सर ये क्यों पढ़ाया था, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, अभी थोड़ी देर बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इधर देखो, एक्टिविटी पहचानने के लिए ये बताओ, सीए और सीएल में अंतर आ रहा है? बोलो यार, सीए और सीएल से अगर किसी को याद होगा, नॉन सीए के अंदर अगर एक्टिविटीज में चेंज आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? इन्वेस्टिंग। सर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर अगर आ रहा है, और उसमें भी सिर्फ स्पेसिफिकली बता रहा हूं कहां तक, शेयर कैपिटल और एनसीएल में कोई चेंज आ रहा है, ध्यान से सुनना, ये दोनों किस एक्टिविटी में आता है बच्चों? ये आता है आपका फाइनेंसिंग में। ध्यान से देखना, मैंने किसको किसको बॉक्स में लिया है, शेयर कैपिटल को और नॉन करेंट लाइबिलिटीज, यानी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं वो, और अगर शेयर कैपिटल में चेंजेस आता है तो वो किसका पार्ट होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। इसके अलावा एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको रेशियो में भी, वर्किंग कैपिटल याद है? वर्किंग कैपिटल क्या था? वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ सीए माइनस सीएल। इसका मतलब ये दोनों अल्टीमेटली ये किस कौन सी एक्टिविटी का पार्ट हो गए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई है? बोलो हाँ या ना? यहां तक आगे बोलो यस और नो? पक्का पक्का या कच्चा पक्का यार?
पक्का पक्का। बैलेंस शीट से आइडेंटिफाई करने का रास्ता बताओ फटाफट से, अगर एक झटके में पता लगाना है कि कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड क्या बात है, तो बताओ। सबसे पहले एनसीए में कोई चेंज होगा तो हम क्या मानेंगे? शेयर्स कैपिटल और एनसीएल के अंदर कोई चेंज होगा तो वो कहां जाएगा? सर अभी आपने रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ा हुआ, उसके पीछे का कारण है, आज वो कारण हम एक्सप्लेन कर देंगे कि हमारा फॉर्मेट जो स्टार्ट होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक में कोई तकलीफ है तुम लोग को? समझ में सारी बातें आ गई? अब चलते हैं आगे।